हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तैयारी में लगे होंगे। कल की क्लास में हमने अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो चैप्टर नंबर 9 है हमारे कंपनीज एक्ट का, उसका वन शॉट रिवीजन किया था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 128, 129, 130, 131, 132 और 133 कर लिया। बाकी जो बचे हुए सेक्शंस हैं 134, 135, 136, 137 और 138 आज की क्लास में वन शॉट रिवीजन कर लेंगे तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज खत्म। उसके बाद ऑडिट ऑडिटर कर लेते हैं और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये 7 चैप्टर 60 मार्क्स के लिए आईसीआई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोई भी बच्चा जो इन 7 चैप्टर्स को अच्छे से तरीके से रिवाइज करके आईसीआई के सारे क्वेश्चन बना के पिछले 3 साल मतलब 6 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट भी ले लेगा, पीवाई क्यू बना के सारे क्वेश्चन देख लेता है, वो लॉ में पास तो हो जाए। और अच्छा करने के लिए सेगमेंट ए में आएंगे हम लोग, अदर लॉ को रिवाइज कर लेंगे और सबसे लास्ट में चलेंगे हम लोग उस पार्ट पे जो कम पूछे जाते हैं, तो वहां पे आप सेलेक्टिव स्टडीज भी कर लेंगे कि ये सेक्शंस पढ़ लो तो भी आपका हो जाएगा लॉ की तैयारी पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अकाउंट्स ऑफ कंपनी पार्ट 2। अकाउंट्स ऑफ कंपनी का पार्ट 2 क्या है भाई? सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 134, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ दो बड़े क्वेश्चनों का कवरेज है। एक आपसे पूछ देता है डीआरएस का कंटेंट, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का कंटेंट, और दूसरा है बोर्ड रिपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है। जो छोटी कंपनियां हैं जैसे ओपीसी और स्मॉल, उनको छोटा बोर्ड रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं अब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट रूल 8A में, और बाकी सारी कंपनियों को रूल 8 में बोर्ड रिपोर्ट बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शंस में क्या खासियत है। अगर ये सेक्शन आप आईसीआई के बुक में देखेंगे तो आपको इतना बड़ा दिखता है 15 पेज का, लेकिन यहाँ आपको हमने समराइज करके एक कंटेंट को छोटा करके बातें की है कि भाई कैसे हम उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। चलो बेटा लेट्स बिगिन। सेक्शन 134 नाम है बोर्ड रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कौन करता है? बोर्ड। अब अप्रूव कर कौन किया? बोर्ड। तो भाई साइन कौन करेगा? उसके ऊपर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, साइन किसका होगा? तो बोल रहा है कि चेयरपर्सन साइन करेगा अगर ऑथराइज है तो, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें एक एमडी होगा एंड सीईओ, सीएफओ, सीएस। चेयरपर्सन है तो भाई ठीक है साइन कर दिया, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो पूरी फौज लग रही है। पूरी फौज मतलब 2 डायरेक्टर जिसमें एक एमडी होना चाहिए एंड सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी। बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करता है? ये क्वेश्चन पूछा है आईसीआई में आपसे कि बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करता है, तो आपको बोलना है बोर्ड रिपोर्ट साइन करता है चेयरपर्सन ऑथराइज है तो, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर जिसमें एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरपर्सन करेगा, चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर जिसमें एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर। कंटेंट ऑफ डीआरएस, ये सेपरेट क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए कंटेंट डीआरएस में, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम सोचना जरा, एक डायरेक्टर किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी में? आपने कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, कंडक्ट, अफेयर दे रखा है डायरेक्टर्स को। आपने कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंडक्ट, पूरा अफेयर दे रखा है डायरेक्टर्स को, तो भाई डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सब कुछ देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो लगी है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं, जो अकाउंट्स है वो गोइंग कंसर्न पे है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह तो प्रॉपर मेंटेन है, असेट को सेफगार्ड करने की तो व्यवस्था की गई है, फ्रॉड वगैरह ना हो उसके लिए प्रिवेंशन डिटेक्शन कैसे किया जाए, अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे है कि नहीं, लिस्टेड कंपनियां हैं तो उनका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है, लॉ का कंप्लायंस कैसा है, मतलब सब कुछ जो एक कंपनी में कंपनी को सही से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए
जो भी चीज कंपनी में किया जाता होगा ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, ये सब देखना कि हो रहा है कि नहीं, डायरेक्टर्स की। तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे डीआरएस, जब आप डीआरएस बनाओगे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो क्या उसमें हम ये सारी बातें भी देखते होंगे क्या? हाँ, तो देखो डीआरएस का कंटेंट, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, जो एएस फॉलो करना है उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए गए हैं वो रीजनेबल हैं कि नहीं, में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह जो है जो मेंटेन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली केयर उसका किया गया है कि नहीं, असेट्स जो है सुरक्षित रहे, सेफ गार्डेड रहे, इसकी व्यवस्था है कि नहीं, और अगर कोई फ्रॉड है तो उसके प्रिवेंशन डिटेक्शन, मतलब वो पहले तो वो प्रिवेंट हो जाए कि फ्रॉड हो ही ना, और अगर हो गया है तो डिटेक्ट हो जाए कि कहाँ हुआ, किसने किया। जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही तो बन रहे हैं, और प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं, ये किस कंपनी में आपको देखना है, लिस्टेड कंपनी में। एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ, लॉ का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। आप 1 मिनट का समय ले सारे बच्चे, सारे कंटेंट को जहां बैठे हैं जैसे हैं वैसे ही लाउड होके एक बार बोलिए जोर जोर से। याद हो गया बेटा, सब कुछ देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है कि नहीं, एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करने का प्रॉपर केयर है कि नहीं, असेट्स को सेफगार्ड करने की व्यवस्था है कि नहीं, फ्रॉड को अर्ली प्रिवेंट किया जाए और नहीं तो अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अकाउंट्स जो है वो गोइंग कंसर्न के आधार पे बन रहे हैं, कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं, और लॉ का कंप्लायंस है कि नहीं। ये डीआरएस है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बेटा कंपनी के मैनेजमेंट अफेयर्स को देखने के लिए जो भी काम करना है वो हुए हैं कि नहीं, यही देखना डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कंटेंट ऑफ बीआर, बोर्ड रिपोर्ट का क्या क्या कंटेंट है भाई, बोर्ड रिपोर्ट में क्या कंटेंट है ये आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगर छोटी कंपनी ओपीसी स्मॉल तो इनको अब्रीज छोटा बोर्ड रिपोर्ट बनाना है रूल 8 में, और बाकी कंपनियों को रूल 8 में बनाना होता है। ओपीसी स्मॉल को रूल 8A में बोर्ड रिपोर्ट बनाना है, छोटा बोर्ड रिपोर्ट, अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट, और बाकी कंपनियों को रूल 8 में। तो रूल 8 में ये सारी भी तो बातें होंगी ही होंगी जो स्मॉल कंपनी ओपीसी को है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी। यानी आपसे बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट पूछा तो ओपीसी स्मॉल पूछा तो ये 11 पॉइंट आएंगे, और इसके अलावा अगर कोई कंपनी पूछा तो ये 11 आएंगे, उसके अलावा 1-2 पॉइंट लिखना, आपका हो गया बोर्ड रिपोर्ट। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो ये 11 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं कंटेंट क्या होता है बोर्ड रिपोर्ट में रूल 8A के अनुसार।
ये 8A किसके लिए बेटा? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। रूल 8A किसके लिए बोलो? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, उनके लिए छोटा बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, ब्रीज बोर्ड रिपोर्ट। क्या बोर्ड रिपोर्ट में आएगा? पहला, वेबसाइट का एड्रेस बताइए जहां आपने एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 पोस्ट किया है। उस वेबसाइट का एड्रेस बताइए जहां आपने एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 सबमिट किया है। दूसरा, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग बताइए, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग बताइए। आपको बोर्ड मीटिंग नहीं पढ़नी है इंटर लेवल पे, लेकिन एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है। तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है? मिनिमम एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। आप ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब फ्री में तो बोर्ड मीटिंग होती नहीं। अब डायरेक्टर जो मीटिंग अटेंड करने आएंगे उनको सिटिंग फी भी देना पड़ता है। तो सोच समझ के जितना जरूरी है उतना ही बोर्ड मीटिंग करते हैं। तो पहला हो गया वेबसाइट का एड्रेस जहां एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया। दूसरा आप बताइए पोस्ट किया। दूसरा नंबर बताइए बोर्ड मीटिंग कितनी हुई। फिर बताइए डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे डीआरएस लिखा है तो आपको इसको कंटेंट नहीं लिखना, नहीं तो बहुत बार क्या होता है बच्चे के, मान लो बीआर आपसे पूछा बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट, बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट याद नहीं है डीआरएस का, तो बच्चा डीआरएस लिखे उसके कंटेंट लिखता है, कुछ मिलना नहीं, उधर डीआरएस ही लिखना। तो वेबसाइट का एड्रेस जहां एनुअल रिटर्न पोस्ट हुआ, बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। चौथा, अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, कितने रिटायर हुए। फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताइए, कितने का असेट, कितना टर्नओवर, कितने की लायबिलिटी, कितने का इन्वेस्टमेंट है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो सीजी को रिपोर्टिंग हुई होगी एडीटिव 4 में, वो बताइए। फ्रॉड कितने का है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो एडीटिव 4 में सीजी को रिपोर्टिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बताइए। एक्सप्लेनेशन बताइए, अगर ऑडिटर साहब ने कोई, ऑडिटर ने अगर कोई एडवर्स या निगेटिव रिमार्क दिया है तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों उन्होंने एडवर्स या निगेटिव रिमार्क किया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो बताइए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं अंडर सेक्शन 188, तो एओसी 2 में ये जाएगा, एओसी 2 में जाता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो बताइए। कोई ऑर्डर ऐसा आया है क्या जो कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर दे? अब मान लो बेटा हम चीनी बनाते हैं, मेरी कंपनी का काम है हम शुगर रिफाइनरी करते हैं, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि कोई भी चीनी खरीदते बेचते रिफाइनरी शुगर बनाते अगर पाया गया तो उसको ब्लैक मार्केटर बोलेंगे। अब तो मेरा गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाए। मान लो हम ये प्लाई बनाते हैं और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, पेड़ काट के प्लाई नहीं बना सकता, प्लाई बना के बेच नहीं सकता, तब तो मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आएगा। तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है क्या जिससे कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है? स्टेट ऑफ अफेयर मतलब बैलेंस शीट कंपनी का, कोई मटेरियल चेंजेस हुए हैं क्या फ्रॉम डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बोर्ड रिपोर्ट, इसको सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं आप, S4 लगता है और S 560। तो क्या कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं क्या, मटेरियल चेंज हुए हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट से और बोर्ड रिपोर्ट के डेट के बीच में कोई मटेरियल चेंजेस हुए हैं क्या, जिनको हमने सब्सिक्वेंट इवेंट बोला। AS4 और S 560 में आपने बताया। तो ये सारी बातें आप बताइए। अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट में छोटू बोर्ड रिपोर्ट छोटी कंपनी का, अगर कंपनी ओपीसी है, अगर कंपनी स्मॉल है तो अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट जाएगा, छोटा बोर्ड रिपोर्ट जाएगा, छोटे बोर्ड रिपोर्ट में ये कंटेंट जाएंगे। 11 कंटेंट हैं। पहला था वेबसाइट का एड्रेस जहां एनुअल रिटर्न पोस्ट हुआ, दूसरा कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, तीसरा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, चौथा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट हुआ है। तो ये ध्यान से देखिए, ये तीनों बातें तो डायरेक्टर से ही संबंधित हैं। बोर्ड मीटिंग कितनी हुई डायरेक्टर की, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितने डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव हुए, तो ये तो 3 डायरेक्टर से ही रिलेटेड है। उसके बाद हो गया फाइनेंशियल हाईलाइट और फाइनेंशियल अफेयर, तो ये तो दोनों आपका असेट बताना है, लायबिलिटी बतानी है,
टर्नओवर बताना है, इन्वेस्टमेंट बताना है, बैलेंस शीट बताना है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो गया। फ्रॉड अगर 1 करोड़ या ज्यादा का हुआ है तो सीजी को रिपोर्टिंग हुई होगी एडिटिव 4 में, ये बताना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर 188 में हुए हैं तो AOC2 में रिपोर्टिंग हुई होगी, वो बताना है। ऑडिटर साहब ने कोई एडवर्स या निगेटिव रिमार्क दिया है तो उसको एक्सप्लेन करना होगा डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर का ही काम है। क्या कोई ऑर्डर पास हुआ है क्या जो कंपनी के गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर दे, और स्टेट ऑफ अफेयर हो गया, और मटेरियल चेंजेस हुए हैं क्या, कहां से, फ्रॉम डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बोर्ड रिपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्सिक्वेंट इवेंट। AS4 560 में आप पढ़ते हैं तो ये 11 पॉइंट जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि रूल 8 में अदर कंपनियों का बोर्ड रिपोर्ट किस में जाता है, रूल 8 में अदर कंपनियों का बोर्ड रिपोर्ट जाता है रूल 8 में। तो ये 11 पॉइंट तो आएंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको ऐड करनी होंगी। तो 11 पॉइंट जो आपने याद किया, अगर OPCA स्मॉल का पूछे तो वही लिखना है, और अगर किसी दूसरी का भी पूछे तो वही लिखना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं। क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं बेटा, अगर कंपनी लिस्टेड है या पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 25 करोड़ या ज्यादा है, तो ऐसी कंपनियों को स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवेल्युएशन बनाना होता है मैंडेटरी बेसिस पे अपने बोर्ड या कमेटी का। बहुत सारी कमेटी आपने देखा, CSR कमेटी, स्टेक होल्डर रेम्युनरेशन कमेटी, तो बहुत सारी कमेटियां होती हैं, तो उनका एनुअल इवेल्युएशन कराना होता है उनका और बोर्ड का मैंडेटरी बेसिस पे। किन कंपनियों को अगर लिस्टेड है तो, या पब्लिक कंपनी टर्नओवर 25 करोड़। और क्या जाएगा बोर्ड रिपोर्ट में, आपने कितना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया, CSR पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे हुई है, लोन अगर हुआ है अंडर सेक्शन 186 में, डिविडेंड की बातें, चार्ज क्रिएट हुई है, ये सब आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में तो चैप्टर ही जुड़ रहे हैं, डिपॉजिट लिया तो, डिविडेंड लिया तो, चार्ज क्रिएट किया तो, लोन लिया तो, CSR पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में, अमाउंट कितना रिजर्व किया, और एनुअल इवेल्युएशन बोर्ड का और कमेटी का। आप 2 मिनट का समय लें, जहां बैठे हैं जैसे बैठे हैं, रूल 8A में OPCA स्मॉल में क्या 11 पॉइंट जाएंगे प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट। 2 मिनट का समय, 2 बार बोल डालिए, पानी पीते रहिए और 2 मिनट में 2 बार बोल डालिए। चलो बेटा, सेक्शन 134 बड़ा सेक्शन माना जाता है, आपको याद हो गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह कर सकते हैं। आप मेरे पास फेस टू फेस में तो नहीं है, जिसके कारण हम आपका देख पाए कि आप बोल रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन चैट बॉक्स में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स थी, अगर आप नोट करेंगे तो मुझे लगेगा बच्चा बोल रहा है। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें, और अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं जनवरी के लिए, मई के लिए या आगे, तो आप टॉपर्स क्लासेस से के हेल्पलाइन से जाके मेरी क्लासेस परचेज कर सकते हैं।
चल सेक्शन 135 CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये हर कॉर्पोरेट की बॉडी कॉर्पोरेट के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ। अब आप देखो, अब इसी समाज से बेटा, इसी समाज से हम सारी रिसोर्सेज लेते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर हो या ओवरहेड हो। तो जब हम समाज में इस लायक हो कि हम कोई गुड्स बना पाए या सर्विसेज दे पाए, तो समाज के लिए सबसे पहले सोचना है, समाज के वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के बारे में सोचना है हमें, लोगों के बारे में करना है हमें। तो ये कंपनियों को भी बोला गया। आपने देखा होगा कि ये जो पेयजल है वो एनटीपीसी के सौजन्य से है। या आप कभी हरिद्वार गए हो, आप इलाहाबाद गए हो, तो आप बनारस गए हो, तो वहां जो चेंजिंग रूम होते हैं वो आपने देखा होगा ओएनजीसी के सौजन्य से, भेल के सौजन्य से। तो ये क्या है, वो अपना सीएसआर कर रहे हैं। क्या आप देखिएगा कि वो चैरिटेबल स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। ये क्या है, ये सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कॉर्पोरेट की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के उत्थान के लिए उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। तो ये सीएसआर सेक्शन 135 कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करता है। बोले किनको करना है, किनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है? तो एप्लीकेबिलिटी है बेटा एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सारी कंपनियां, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जिनका भी नेटवर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, इनको क्या करना है, सीएसआर करना है। सीएसआर एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं, ये क्या हर साल चेक करते हैं? हाँ, ये अमेंडमेंट है। पहले क्या होता था कि एक बार सीएसआर लग गया तो 3 साल तक सीएसआर करना होता था, वंस एप्लीकेबल 3 इयर्स एप्लीकेबिलिटी थी। अब एप्लीकेबिलिटी चेंज हुई है, आपको चेक करना होगा सीएसआर एप्लीकेबिलिटी एवरी ईयर सेपरेटली, हर साल चेक करना होगा सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मुझे देखना है कि सीएसआर लगेगा कि नहीं। तो 31 मार्च 24 को मुझे देखना होगा कि मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ है कि नहीं, या टर्नओवर 1000 करोड़ है कि नहीं, या नेट प्रॉफिट और लिखा हुआ है, मतलब किसी भी कंडीशन, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ सीएसआर लग गया, नेटवर्थ 5000 करोड़ सीएसआर लग गया, टर्नओवर 1000 करोड़ सीएसआर लग गया, आइदर किसी भी कंडीशन का सेटिस्फाई होने पे सीएसआर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी में कितने लोग? बोले अगर कंपनी पब्लिक है, कौन सी कंपनी है, अगर कंपनी पब्लिक है तो 3 डायरेक्टर होंगे सीएसआर में, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कंपनी पब्लिक है तो मिनिमम 3 लोग कमेटी में होने चाहिए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो 2 डायरेक्टर होंगे कमेटी में। प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, फॉरेन कंपनी है तो 2 लोग होंगे, जिसमें एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एग्जाम्पशन, किनको सीएसआर कमेटी नहीं बनानी? जिनका सीएसआर मैंडेट 25 लाख या उससे कम है, जिसका सीएसआर मैंडेट 50 लाख का है उनको नहीं बनाना सीएसआर कमेटी। जिनका सीएसआर मैंडेट, मतलब जिनको सीएसआर में पैसा खर्च करना है 50 लाख तक, वो न भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड जो है वो सीएसआर कमेटी वाला काम कर देता है। लेकिन अगर आपका पहले का कुछ सीएसआर ऑन स्पेंट या आउटस्टैंडिंग है तो फिर सीएसआर कमेटी मैंडेटरी हो जाएगी बनाना। अगर पहले का कुछ बचा हुआ ऑन स्पेंट सीएसआर अमाउंट है, कुछ आउटस्टैंडिंग रहता है, तो सीएसआर कमेटी बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। एक्टिविटी नॉट, अगर आप ये काम करेंगे तो हम इसको सामाजिक उत्थान नहीं मानेंगे, अगर आप ये काम करेंगे तो हम उसको आपका सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे। बोले क्या? पहला, अंडरटेकिंग ऑन ऑर्डिनरी, जो हमारा डेली का काम है, मान लो हम एजुकेशन देते हैं, हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 1000 पढ़ते हैं मेरे बच्चे, 2 बच्चे को फ्री में पढ़ा दिए, तो क्या वो सीएसआर है? क्या बोल रहे हैं? नो। फार्मा कंपनी, सन फार्मा, रेनवैक्सी,
अब सन फर्मा ने रेनबैक्सी को अक्वायर कर लिया। अब सन फर्मा जो है नंबर 1 कंपनी है फर्मा की, अगर वो दवाई बना के और दवाई बेचने का काम करती है, अगर वो दवाई बनाती है और बेचती है, 2 लोगों को फ्री में दवाई दे दी, तो क्या वो ऑर्डिनरी काम है? नहीं। मेदांता हॉस्पिटल है, और आपका कैलाश हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, ये लोग जो है हॉस्पिटल है इनका, ये लोग अगर एक लोग का मुफ्त में इलाज कर दे तो क्या ये इनका सीएसआर नहीं? जो हमारा ऑर्डिनरी काम है वही करते हैं तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा, ऑर्डिनरी काम को सीएसआर नहीं माना जाएगा। फूल पत्ती बेचने वाली कंपनी है, फूल पत्ती बना रही है, एयरलाइंस जो एयरलाइंस का सर्विस दे रहा है, 2 लोगों को फ्री में दे रहा है, तो क्या ये सीएसआर नहीं? तो ऐसा कोई भी काम अंडरटेकन इन ऑर्डिनरी है, जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है वही काम कर रहे हैं, तो उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई सीएसआर करते हैं, बोल रहे कि क्या इंडिया में कमी है क्या भाई? एक तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ऊपर से पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, तो अगर आपको लोगों के लिए कुछ करना है, सोशल वेलफेयर करना है, पब्लिक के लिए कुछ करना है, तो इंडिया में ही करो ना। तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं तो जाके अमेरिका के गरीब को, कनाडा के गरीब के लिए करूंगा, तो उसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन है इसका एक, अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सनल के ट्रेनिंग पे आप पैसा खर्च करते हैं आउटसाइड इंडिया, और वो स्पोर्ट्स पर्सनल किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नेशनल लेवल पे या कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, तो उसके ट्रेनिंग के पीछे जो पैसा खर्च हुआ है उसको हम सीएसआर मान लेंगे। जैसे नीरज चोपड़ा, जिंदल स्टील उसको स्पॉन्सर करता है, उनके ट्रेनिंग के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज के, अमेरिका भेज के ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो भी पैसा खर्च हो रहा है जिंदल स्टील, तो क्या जिंदल स्टील उसको सीएसआर बोल रहा है? हाँ। तो क्या बोला कि अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स में कोई काम करते हैं सीएसआर नहीं मानेंगे, आउटसाइड इंडिया जाके कोई पैसा खर्च करते हैं सीएसआर नहीं मानेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनल के ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करते हो और वो स्पोर्ट्स पर्सनल ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नेशनल लेवल पे या नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च हुआ उसको हम सीएसआर मान लेते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, बीएसपी को कोई पैसा दे रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बोल के अंडर सेक्शन 182, वो सीएसआर नहीं है। नहीं तो यही सारे पैसा ले लेते पार्टी वाले आपसे, कंपनियों से हफ्ता, और बोलते कि ये चलो अपने सीएसआर में डाल दो। तो यहाँ पे बोला गया कि सुनो, अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं अंडर सेक्शन 182 तो इसको नहीं मानेंगे सीएसआर। और अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए और उसकी फैमिली के लिए बेनिफिट के लिए, केवल मान लो मेरे एम्प्लॉइज जो है, मान लो मेरे 25 एम्प्लॉय है, उनके लिए हम क्वार्टर बनवा दिए, उनके बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ा दिए, तो क्या हम सीएसआर कर रहे हैं क्या? तो क्या हम सीएसआर कर रहे हैं क्या? आंसर इज नो, सीएसआर नहीं कर रहे हैं, इसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। सीएसआर नहीं कर रहे हैं, इसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। इसको सीएसआर नहीं माना जाएगा।